बच्चों, मैं सबसे पहले आज की ऑनलाइन क्लासेस में गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय परिवार सुनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। आज की बच्चों मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो है बीएड सेकेंड सेमेस्टर, बीएड द्वितीय सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं आज मैं उनका सब्जेक्ट लेकर के आ रहा हूं। वो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वो विषय है पर्यावरणीय शिक्षा। इस विषय के अंतर्गत मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। आज की मेरी जो टॉपिक है वो है बच्चों मानव निर्मित पर्यावरण, यानी मैन मेड इन्वायरमेंट। और मानव निर्मित पर्यावरण के ही अंतर्गत मैंने आपको बताया था ना कि वर्गीकरण की दृष्टि से अगर ये देखा जाए तो ये स्पष्ट है कि मानव निर्मित जो पर्यावरण है, जो मैन मेड इन्वायरमेंट है, वो बच्चों तीन वर्ग में बांटा गया है। ध्यान से सुनिएगा। पहला है सामाजिक पर्यावरण, दूसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण और तीसरा है परासामाजिक या अधिप्राकृतिक पर्यावरण। आज मैं इसी के ही टॉपिक पर आपको बात कर रहा हूं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है मानव निर्मित पर्यावरण। मैं आपको बता दूं बच्चों, सामाजिक पर्यावरण में बहुत सारे पॉइंट भी आते हैं। मैंने उस दिन आपको बताया था और वो पॉइंट आपके सामने भी लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं सामाजिक पर्यावरण में भौगोलिक स्थितियां हैं, व्यवहारिक परेशानियां हैं और प्रवास है, युद्ध है, जनसंख्या का आकार है और तकनीकी प्रगति है और बहुत सारी संस्कृतियां हैं। अगर हम बात करें सांस्कृतिक पर्यावरण की तो बच्चों मानव की प्रजाति है, उसमें मानव की जाति है, मानव जनसंख्या है, मानव का खान पान है, भाषा है, बहुत सारे टेक्निकल ज्ञान हैं, तकनीकी ज्ञान और बहुत सारे विभिन्न धर्म हैं। और लास्ट में है परासामाजिक या अधिप्राकृतिक पर्यावरण। इसकी व्याख्या करेंगे। आइए मैं सबसे पहले आपको लिए चल रहा हूं सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण है क्या, मैं आपको यह बताने वाला हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सोशल इन्वायरमेंट, भौतिक पर्यावरण की दृष्टि से अगर ये देखा जाए तो सामाजिक पर्यावरण भौतिक पर्यावरण प्रकृति प्रदत्त होता है, जो विभिन्न भौगोलिक कारणों के पारस्परिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उद्भवित होता है, प्राप्त होता है, निकलता है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, मानव निर्मित, याद रखिएगा आप सभी, मैं एक बात बता दूं आपको कि मानव और मानव के बीच पारस्परिक संबंध से ही विभिन्न समाजों का उदय होता है। विभिन्न समाज की संस्कृतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न समाज विभिन्न संस्कृतियों को जन्म देते हैं। विभिन्न संस्कृतियों का जन्म उनमें सबसे पहले रहने वाले समाजों के भीतर सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ही होता है। समाज को गतिशीलता विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों के कारण ही मिलती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक वातावरण के निर्माण में विभिन्न तत्व अपना योगदान देते हैं, जिसमें से मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। पहला है भौगोलिक स्थितियां, जियोग्राफिकल लोकेशन। भौगोलिक स्थितियों के बारे में बात करें तो किसी भी स्थान की जीवन शैली वहां की भौगोलिक परिस्थितियों पर ही निर्भर करती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताएं तो किसी प्रदेश की जलवायु, आप किसी भी स्टेट की आप क्लाइमेट ले लीजिए, किसी प्रदेश की जो जलवायु होती है वो जलवायु ही ये चीजें तय करती हैं कि वहां के लोग परिश्रमी हैं या आलसी हैं, क्योंकि कठोर व नरम जलवायु का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर एकदम सीधा प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा आप, ठंडी जलवायु
वाले प्रदेश, ठंडी जो जलवायु है, वहां के रहने वाले जो देश हैं, उन देशों के लोग परिश्रमी तथा गर्म जलवायु वाले देश के लोग आलसी हो सकते हैं। ठंडी जलवायु में रहने वाले लोग मेहनती होते हैं, लेकिन गर्म जलवायु में रहने वाले लोग थोड़ा आलसी होते हैं। और पृथ्वी पर आने वाली आपदाएं, बाढ़, सूखा और अकाल, भूकंप, ये जितने भी ये सारे कारक हैं, वो सभी सामाजिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों व्यवहारिक परेशानियां, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो कि मनुष्य का व्यवहार उनके वातावरण की ही उपज है, और इसे व्यवहार जो है पर्याप्त सीमा तक वातावरण पर ही डिपेंड करता है। एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति का जैसा एटमॉस्फेयर होगा, व्यक्ति का जैसा वातावरण होगा, उसी तरीके से व्यक्ति अपना व्यवहार आपके सामने प्रेजेंट करेगा, प्रस्तुत करेगा। मैं आपको बता दूं नेक्स्ट प्रवास, माइग्रेशन। बच्चों ध्यान से सुनिएगा आज की क्लास। जब किसी भी कारणवश जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग एक स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर बसने चला जाता है, तो प्रवास करने वाली जनसंख्या वहां के मूल निवासियों को प्रभावित करती है तथा स्वयं भी प्रभावित होती है। इसका जीता जागता प्रभाव मैं आपको बता दूं, इसका एक स्वयं जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो है अपना भारतवर्ष। ये प्रमाण है, यहां पर हूण, शक, मुगल, कुषाण और अंग्रेजों ने अपना निवास स्थान बनाया, और जिसके कारण भारतवर्ष की सभ्यता में अनेक समाज एवं उनके परिस्थितियों का एक खासा एक प्रचलन है। फलस्वरूप यहां पर मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ है। यहां पर मिश्रित संस्कृतियां हैं। नेक्स्ट है बच्चों वार यानी युद्ध। बच्चों अगर हम बात करें युद्ध की, तो याद रखिएगा कि युद्धों के द्वारा विनाश की विभीषिका को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। युद्धों के कारण लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी भी युद्ध हो जाए तो आप देखिएगा उसमें निर्दोष शम मारे जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है अगर युद्ध की शुरुआत हो जाती है तो। नेक्स्ट है बच्चों जनसंख्या का आकार। मैं आपको बता दूं बच्चों, साइज ऑफ पॉपुलेशन में, जनसंख्या के आकार में, यदि किसी स्थान की जनसंख्या, याद रखिएगा, यदि किसी स्थान की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो ये ना केवल उस स्थान के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए एक खतरे का एक कारण बन सकती है। लोगों को कम जनसंख्या के कारण उच्च जीवन स्तर प्रदान किया जा सकता है। अतः सामाजिक वातावरण में परिवार नियोजन के जितने भी उपाय हैं, उन परिवार नियोजन के उपायों के प्रति जागरूकता लाकर सुंदर सामाजिक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों तकनीकी प्रगति, टेक्निकल प्रोग्रेस। मैं आपको अगर तकनीकी प्रगति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि आज की जो सभ्यता है, आज की सभ्यता तकनीकी प्रगति व औद्योगिक उन्नति का ही एक फल है, एक परिश्रम है। जैसे धर्म, भाषा, रहन सहन का तरीका, रीति रिवाज एक दूसरे से ये सभी और टकराते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों की संस्कृतियां अलग अलग नहीं रह पाती तथा विभिन्न समूहों में इनका आदान और प्रदान होता है, जिसके कारण नई नई संस्कृतियों का निर्माण समाज के द्वारा भी संभव हो जाता है। नेक्स्ट है संस्कृतियां।
आइए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ कल्चरल्स पर। बहुत सारी संस्कृतियां हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, जब किसी, याद रखिएगा कल्चरल संस्कृतियां क्या होती हैं, जब किसी देश का संपर्क किसी अन्य देश से बढ़ता है तो दोनों देशों की संस्कृतियां, याद रखिएगा, जैसे धर्म, भाषा, रहन सहन का तरीका, ये रीत रिवाज, ये सभी एक दूसरे से मेल खाते हैं। और आज की सभ्यता भी ये किसी क्रांति से कम नहीं है। हम किसी व्यक्ति को कैसे मानेंगे वो बहुत अच्छा है, उसके संस्कृतियों से, उसके बोलने के तरीके से, उसके विचार से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके संस्कार से। बहुत सारी संस्कृतियां हैं और ये सारे के सारे रीति रिवाज आपके साथ आते हैं। मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट है सांस्कृतिक पर्यावरण। याद रखिएगा बच्चों कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी, याद रखिएगा, सामाजिक वातावरण का निर्माण करने के बाद ही ये सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कर पाता है। और मानव निर्मित वे सभी भूदृश्य जैसे मकान, नगर, कस्बे, गांव, परिवहन के साधन, नहरें, शिक्षा दीक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विकास, प्रबंधकीय योग्यता का विकास, मानव का रहन सहन, खाना पीना, उठने बैठने के ढंग आदि, ये सभी मिलकर के सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक वातावरण से लाभ उठाने के लिए मानव को सामाजिक एवं सांस्कृतिक दोनों व्यवस्थाओं का पालन करना होता है। जब सांस्कृतिक वातावरण उसके उत्तरोत्तर विकास में बाधा डालने लगता है तो मानव उसमें आवश्यकता के अनुसार परिमार्जन करके समायोजन करता है। और पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण के भी बहुत सारे तत्व हैं। मानव की प्रजाति है, मानव की जाति है, मानव जनसंख्या है, मानव का खान पान है, भाषा है, तकनीकी ज्ञान है और विभिन्न सारे धर्म हैं। आइए हम आपको लेकर के चल रहे हैं बच्चों। सबसे पहले मानव की प्रजाति। अगर हम मानव की प्रजातियों पर बल दें तो मानव शास्त्रियों तथा वैज्ञानिकों के अनुसार प्रजाति एक जैविकीय अवधारणा है। प्रजाति की जैविकीय अवधारणा के अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति माना गया है। नेक्स्ट, मानव की जाति। अगर हम मानव की जाति पर बात करें तो बच्चों याद रखिएगा कि बहुत सारी जो प्रजातियां हैं, प्रजातियों की भांति ये भी सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण में सहायक होती हैं। मानव की जाति भी, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, एग्जांपल के लिए, तो यदि कोई मानव जाति पशु चारण में के कार्य में लिप्त है तो कोई कृषि कार्य या व्यापार में लिप्त है और इन्हें क्रमशः चरवाहा, कृषक, व्यवसायी आदि की जातियों के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों मानव जनसंख्या, ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो बच्चों याद रखिएगा कि विश्व के अधिकांश भाग अभी भी मानव रहित हैं। विश्व की 50% जनसंख्या भूभाग के 5% क्षेत्र पर निवास करती है और विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी देशों में निवास करती है। अमेरिका, उत्तरी यूरोप तथा अफ्रीका के जितने भी अधिकांश भाग हैं वो सब खाली पड़े हैं। जनसंख्या न्यूनता व जनसंख्या की अधिकता दोनों ही स्थितियां पर्यावरण विकास में सहायक हैं। अगर हम सहायक की बात करें तो सहायक के साथ साथ वो बाधक भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सहायक को अगर हटा दें तो ये सारी चीजें बाधक हैं। सांस्कृतिक वातावरण में जनसंख्या घनत्व, याद रखिएगा, स्त्री पुरुष अनुपात, आयु अनुपात एवं शिक्षा आदि का बहुत बड़ा विशेष महत्व रखती है। नेक्स्ट है मानव का खान पान। आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हम मानव के खान पान की बात करें,
ईटिंग हैबिट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। मानव का खान पान की अगर हम बात करें तो विश्व के विभिन्न देशों में ऐसा ये पाया जाता है, ये पाया गया है कि विशेष जातियों का विशेष भोजन होता है। कृषक वर्ग अपने प्रिय खाद्यान्नों को खेतों में जरूरी समझ करके उगाता है, चाहे वो कृषि फसल के लिए वहां का भौगोलिक वातावरण प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, उससे उसके कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है जैसे भाषा। मानव के अगर खान पान की अगर हम ठीक तरीके से बात करें तो जिसका जैसा जाति प्रजातियां उसका वैसा भोजन। नेक्स्ट है भाषा, लैंग्वेजेस। पर्यावरण परिदृश्य में भाषा का अपना एक अलग महत्व है। भाषा किसी भी देश अथवा राष्ट्र की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। जो राष्ट्र जितना संपन्न एवं विकसित होगा उसकी भाषा भी उतनी ही समृद्धि होगी, क्योंकि समृद्ध विचारों व साहित्य को अभिव्यक्त करने के लिए एक उच्च कोटि की भाषा का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल ज्ञान। आज के पर्यावरण में दिखाई देने वाले स्वरूप के पीछे तकनीकी ज्ञान एवं नवीन शोधों का ही बहुत बड़ा हाथ है। मानव ने विभिन्न शोधों के माध्यम से ही उन्हीं तकनीक के ऐसे आयाम खोजे हैं जिनसे वह अपना शिकार एवं बहुत सारे यायावरी प्रकृति की त्याग चांद तक वो पहुंच पाया है। मानव ने तकनीकी विकास के कारण ही बहुत सारे कोशों की यात्रा भी चंद घंटों में पूरी करके संपूर्ण विश्व को अपनी मुट्ठी में करके रखा है। नेक्स्ट है विभिन्न धर्म, वेरियस रिलीजियस। विश्व में अनेक धर्म व्याप्त हैं जिनके अपने अलग अलग सिद्धांत एवं बहुत सारे परिवेश हैं। वे अपने परिवेश को एक दूसरों से प्रभावित करते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग विभिन्न देवी देवताओं को पूजते हैं तथा फसल बोने अथवा काटने के पहले किसी न किसी देवी देवता की उपासना भी करते हैं। याद रखिएगा आप सभी, प्रत्येक धर्म के सिद्धांत भी अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदू धर्म अहिंसा पर आधारित है, अतः ये पशु पक्षियों की रक्षा पर बल देता है। विश्व के अन्य भागों जैसे चीन में मान्यता है कि मरने के बाद परिजन को स्वर्ग में वैसी ही कृषि भूमि मिलेगी जिसमें उसकी कब्र बनाई गई हो। यदि अच्छे खेत में कब्र होगी तो अगले जन्म में भूमि भी उनको अच्छी मिलेगी। इस्लामिक देशों में सुअर पालन व्यवसाय एक धार्मिक निषेध है, क्योंकि सुअर उनके लिए नापाक है। और इसके विपरीत अगर हम बात करें ठीक उल्टा, तो भारत में गाय को व्यवसाय में लाना वर्जित है तथा गोरक्षा पर कई अभियान तक चलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म में सभी पुत्रों को पिता के मरणोपरांत बराबर भूमि दिए जाने का एक प्रावधान है, जबकि इस्लाम धर्म में पुत्र तथा पुत्री सभी को समान हिस्सा दिए जाने का प्रावधान है। खेतों का छोटा होगा, याद रखिएगा, खेतों का छोटा होना वैज्ञानिक खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। और जिससे इस बात को समझाते हुए इस्लाम धर्म इसका पालन आज तक भी करता चला आ रहा है। नेक्स्ट है बच्चों परासामाजिक या अधिप्राकृतिक पर्यावरण, पैरासोशल और पैरा नेचुरल इन्वायरमेंट। परासामाजिक या अधिप्राकृतिक पर्यावरण की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के पर्यावरण को उत्पन्न करने में भी मानव की भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता है,
क्योंकि प्राचीन समय से ही प्रकृति की उत्पत्ति को दैवीय शक्ति के फलस्वरूप ही माना गया है। अतः विभिन्न देवी देवताओं के प्रकोप, कर्मकांड, वरदान आदि भी चर्या के बीच भी हमारे वेदों एवं पुराणों में की गई है इनकी चर्चाएं। और आज के समय में मानव योग, ध्यान आदि क्रियाओं का प्रयोग करके ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके स्वयं के भीतर ईश्वरीय गुणों को विकसित करने का प्रयत्न कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के वातावरण से मानव में प्रकृति के प्रति विश्वास बरकरार है तथा मानव जीवन को एक दिशा प्राप्त होती है, और एक नई दिशा प्राप्त होती हुई मानव अपना स्वयं देख रहा है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, अंत में चलते चलते आपको बता दें कि संक्षेप की अगर बात करें तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में, प्राकृतिक वातावरण में सभी प्राकृतिक संसाधन, जैविक संसाधन तथा भौतिक तत्व शामिल हैं, जबकि मानव निर्मित वातावरण में मानव द्वारा स्वयं ही रचित सांस्कृतिक वातावरण को सम्मिलित किया जाता है, और सांस्कृतिक वातावरण ही वास्तव में भौतिक वातावरण में परिवर्तन लाने हेतु एक उत्तरदायी होता है, और परासामाजिक वातावरण मानव को आध्यात्मिक बनाने तथा ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने का एक रास्ता, एक मार्ग वो प्रशस्त करता है। तो बच्चों, आज मैंने आप सभी को मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में बताए हैं, इन सभी को नोट कर लीजिएगा आप सभी। सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, परासामाजिक या अधिप्राकृतिक पर्यावरण यानी मैन मेड इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये तीन तत्व हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और अधिप्राकृतिक या परासामाजिक, जिसके अंतर्गत सामाजिक में भौगोलिक स्थिति, व्यवहारिक परेशानियां, प्रवास, युद्ध, जनसंख्या का आकार, तकनीकी प्रगति, संस्कृतियां, ये सारी चीजें हैं। और सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करें, मानव की प्रजातियां हैं, मानव की जातियां हैं, मानव जनसंख्या है, मानव का खान पान है, भाषा है, टेक्निकल नॉलेज है, विभिन्न धर्म है, और लास्ट में आता है परासामाजिक या अधिप्राकृतिक पर्यावरण। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। ये मेरा चैप्टर होगा नेक्स्ट, मेरा टॉपिक होगा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिएगा बच्चों इसको। दीजिए इजाजत, नमस्कार।